नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का कंप्लीट रिवीजन करेंगे हम इसमें रसायन विज्ञान का। इस वीडियो में पूरा जितने भी रसायन शास्त्र का, केमिस्ट्री का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें अगर साइंस पोर्शन आता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बीपीएससी का प्रीलिम्स हो गया, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, आरओ हो गया, दरोगा हो गया, एसएससी का एग्जाम हो गया, किसी भी एग्जाम में साइंस आता है तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एक बार जरूर देखें। चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे परमाणु संरचना। एटम का जो संरचना होता है वो ये है, परमाणु होता है। तो एटम की जो परिभाषा है परमाणु की, किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं। कोई भी एलिमेंट का, तत्व का वो छोटा से छोटा कण जो रासायनिक, जो केमिकल रिएक्शन में बिना बदले हुए भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। इसका जो आकार होता है, साइज होता है, वो सबसे छोटा होता है। जैसे हाइड्रोजन का, अगर हम हाइड्रोजन के एटम का आकार लें तो इसका 0.28 एंगस्ट्रॉम होता है और अन्य का इतना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये पूछा जाता है कि सबसे हल्का कौन सा होता है, कौन सा एलिमेंट होता है या एटम होता है, तो ये हाइड्रोजन होता है। और इसके जो खोज करता है, तो हाइड्रोजन की जो खोज करता है वो हेनरी कैवेंडिश हैं और इसका नाम लेवोसियो ने रखा था। परमाणु की संरचना जो है वो हम देखें, परमाणु की संरचना ये सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? तो जो अस्थायी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वही अगर अस्थायी की बात करें तो इसमें पॉजिट्रॉन होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है, मेसॉन होता है और न्यूट्रिनो होता है। अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, इसका चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोई भी अगर एलिमेंट है उसके जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में क्या रहता है, यहाँ ये न्यूक्लियस हो गया और ये बाहर का हो गया। तो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और ये जो बाहर घूमता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि किसी भी एलिमेंट के तत्व में न्यूक्लियस में क्या होता है, तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और आउटर एरिया में इलेक्ट्रॉन होता है। तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन के जो खोज करता है, डिस्कवर कौन किया था इलेक्ट्रॉन को, तो ये एग्जाम में आता है। तो ये जे थॉमसन ने किया था 1897 में, 1897 में। इसका जो द्रव्यमान होता है, ये परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 होता है। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसके द्रव्यमान का लगभग 1/1837 होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसकी जो विशेषता होती है, तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ऋण आवेशित कण होता है और इस पे जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है 1 माइनस में होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है और इसका द्रव्यमान है 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो खोज करता है इस पे चार्ज क्या है और नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन को देखें तो इसके जो खोज करता है प्रोटॉन के, ये गोल्डस्टीन है, लेकिन इसके जो खोजकर्ता माने जाते हैं रदरफोर्ड को माना जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं देखिएगा गोल्डस्टीन लिखा रहता है, कहीं कहीं रदरफोर्ड लिखा रहता है। लेकिन गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, लेकिन इन्होंने ये प्रोटॉन नाम नहीं दिया था कि ये प्रोटॉन ही है। ये बस गोल्डस्टीन ने बोला था चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है जो कैथोड से निकल के एनोड पे जा रहा है, लेकिन इसका नाम नहीं दिए थे। लेकिन जो रदरफोर्ड है, इन्होंने नाम दिया था और प्रूव किया था कि ये प्रोटॉन ही है जो कैथोड से एनोड पे जा रहा है। इसलिए इसके खोजकर्ता किसको माना जाता है? रदरफोर्ड को माना जाता है। द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के ये बराबर होता है। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो कि देखिए द्रव्यमान ये हाइड्रोजन परमाणु के 1/1837 होता है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, धन आवेशित कण होता है। और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है और इसका टोटल द्रव्यमान जो होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। हम देखेंगे न्यूट्रॉन की जो खोज करता है, डिस्कवरर है, वो जेम्स चैडविक है। 1932 में किया था चैडविक ने। और न्यूक्लियॉन्स मैंने वही बताया कि न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। इसकी जो विशेषता है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। और इसका जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु के बराबर या प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, मतलब 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ये मैंने बताया जो एटम का स्ट्रक्चर होता है कि बीच में क्या रहता है, न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं और जो बाहर घूम रहा है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। ये एटॉमिक ऑर्बिट होता है। अब एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? एटॉमिक नंबर का जो सिंबल होता है वो जेड से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, जो भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है वही परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कहलाता है। प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक स्थिर, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं।
जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। द्रव्यमान संख्या देखें, मास नंबर, इसको ए से डिनोट करते हैं। और जो द्रव्यमान संख्या होता है, मास नंबर, वो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होता है, तो इसको मास नंबर बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। किसी तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या अलग अलग होना संभव है और द्रव्यमान संख्या इक्वल टू एटॉमिक मास होता है, ये भी बोल सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इसकी जो परिभाषा है, ऐसे आयन और परमाणु जिनके मध्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। कोई भी आयन है, परमाणु है, अगर दिया हुआ है तो उसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अगर सेम इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। जैसे ये है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें प्रत्येक में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर सारे में देखा जाए तो 10 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सोडियम का होता है, N, सोडियम का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 11 होता है, जिसमें से प्लस चार्ज दिया हुआ है। अगर प्लस दिया हुआ है मतलब ये 1 माइनस हुआ है, 1 माइनस तो 10 हो जाएगा, इसमें भी 10 है। मैग्नीशियम का क्या होता है, 12 होता है, 12 में से 2 प्लस है तो 2 माइनस हुआ है तो इसका भी 10 हो जाएगा, तो इसको सम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। अब देखते हैं आइसोटॉप्स, समस्थानिक क्या होते हैं। तो समान परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणु, आइसोटॉप्स उसको बोलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है, उसको आइसोटॉप्स बोलते हैं। किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, तो वही हुआ एटॉमिक नंबर। किसको बोलते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और एटॉमिक मास क्या होता है, ए प्लस एन, प्रोटॉन प्लस पी प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इसमें से न्यूट्रॉन हम हटा देंगे तो वो एटॉमिक नंबर हो जाएगा, आइसोटॉप्स हो। अब हम देखेंगे आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, समभारिक, समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणु। मतलब यहाँ पे एटॉमिक मास सेम रहेगा, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा, उसको आइसोबार बोलेंगे। समभारिकों के नाभिकों में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान किंतु प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग, वही प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर हो जाता है। जैसे इसमें देखा जाए तो इसमें क्या है, ये जो एटॉमिक मास है, ऊपर जो भी हम एलिमेंट लिखते हैं अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ये एटॉमिक मास है और यहाँ पे जो लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एटॉमिक भार सेम है 3 ये डिफरेंट है, तो इसको आइसोबार बोलते हैं। आइसोटोन, सम न्यूट्रॉनिक, ये किसको बोलते हैं, ये आता है एग्जाम में, आप ध्यान रखिएगा कहीं कहीं आ जाता है। तो भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, अगर न्यूट्रॉन सेम है तो वो आइसोटोन है। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर हम माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो 30 में से 14 गया कितना, 16, 31 में से 15 गया 16, 32 से 16 गया 16, तो ये न्यूट्रॉन सेम आ रहा है। न्यूट्रॉन अगर एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर हम माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन मिलता है। देखेंगे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, इसमें रेडियो एक्टिविटी में 3 किरणें होती है, अल्फा, बीटा और गामा। परिभाषा है, यूरेनियम, थोरियम एवं रेडियम आदि पदार्थों द्वारा स्वतः भेदी किरणें उत्सर्जित करने का गुण होता है इसमें, नाभिकीय प्रक्रिया न कि रासायनिक प्रक्रिया। ये आता है एग्जाम में कि जो रेडियो एक्टिव विघटन है वो क्या एक न्यूक्लियर रिएक्शन है या केमिकल रिएक्शन है, तो ये याद रखिएगा, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, रासायनिक केमिकल रिएक्शन नहीं है। भारी नाभिकों परमाणु क्रमांक 83 से आगे में पाए जाने वाला गुण, 83 से आगे जाएगा तो रेडियो एक्टिव अप्रोक्सीमेट मिलते हैं। तो इसका रेडियो एक्टिविटी का खोज कौन किया था, तो ये याद रखिएगा बेकरल ने किया था। बेकरल के द्वारा यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी और मेरी क्यूरी द्वारा थोरियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। ये आता है कि थोरियम में कौन किया था, मेरी क्यूरी ने किया था और बेकरल ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। मेरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी द्वारा रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम की खोज की गई थी। पोलोनियम की खोज कौन किया था, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था। मैडम क्यूरी द्वारा वर्ष 1902 में यूरेनियम अयस्क पीच ब्लेंड से यूरेनियम से 30 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की गई। तो ये आता है रेडियम का खोज किसने किया है, तो रेडियम का खोज मेरी क्यूरी ने किया है। वर्तमान शताब्दी में खोजे गए नवीन रेडियो एक्टिव तत्व कौन है, रेडॉन है, प्रोटो एक्टिनियम है, एक्टिनियम है, फ्रांसियम है। तो ये जनरल नहीं पूछा जाता लेकिन ये याद रखिएगा, रेडियम की खोज किसने किया था, मेरी क्यूरी ने, और यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज बेकरल ने और थोरियम में मेरी क्यूरी ने किया था। और यहाँ पे पोलोनियम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे अल्फा रे, अल्फा रे के बारे में, अल्फा किरण में क्या क्या होता है, तो ये याद रखिएगा, पेनेट्रेटिंग पावर इसका क्या होता है, ये पेनेट्रेटिंग पावर है 0.002 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पे रहता है, अल्फा किरण पे पॉजिटिव चार्ज, और ये अल्फा रे का जो प्रतीक है ये है हीलियम 4 2 क्या है, एटॉमिक नंबर, 4 है एटॉमिक मास, और ये प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। ये फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव करता है या नहीं, ये पूछा जाता है, तो ये फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव करता है, इफेक्ट डालता है और प्लेट को कारण ला कर देता है। इसका जो आयोनाइजेशन पावर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, अल्फा रे का आयोनाइजेशन पावर ये बहुत ही ज़्यादा होता है, बीटा किरणों से 100 गुना और गामा किरणों से 10,000 गुना ज़्यादा होता है आयोनाइजेशन पावर। और विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपण, चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपण होता है, तो ये विक्षेपण कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। बीटा किरण का देख लीजिए, बीटा रे का
तो इसका जो प्रकृति होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेशित होता है, नेगेटिव चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, ये है β10 या इलेक्ट्रॉन 10, मतलब मास 0 होता है, 0 का ये मास देख सकते हैं 0 के बराबर लगभग है, और एटॉमिक नंबर इसका 1 इसका इलेक्ट्रॉन है, और इसका जो वेग होता है वो प्रकाश के बराबर होता है। याद रखिएगा, ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है इसका बीटा रे का, और अल्फा रे का क्या है, प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। और ये फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या प्रभाव करता है, तो कंपेयर टू अल्फा रे में के मामले में कम प्रभाव करता है, कम काला करता है। और ये धन आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपण होता है क्योंकि इसका चार्ज नेगेटिव होता है, और इसका आयोनाइजेशन अल्फा किरण से कम होता है 100 गुना, लेकिन गामा रे से ज़्यादा आयोनाइजेशन पावर इसका होता है। गामा रे देखें, गामा रे क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, और इसका वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका भी वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, और इसका पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। तो ये याद रखिएगा कि पेनेट्रेटिंग पावर, ये भेदन क्षमता अगर पूछे अल्फा बीटा गामा रे में सबके से ज़्यादा किसका होता है, तो गामा रे का होता है। वही अगर आयोनाइजेशन पावर पूछे तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, अल्फा रे का, और सबसे कम गामा रे का, और पेनेट्रेटिंग पावर सबसे कम किसका, अल्फा रे का। तो ये होगा, बस एक याद रखिएगा, दूसरा उसका अपोजिट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज इस पर नहीं रहता है, उदासीन होता है। और ये फोटोग्राफिक प्लेट पर अल्फा एंड बीटा किरणों की अपेक्षा प्लेट को सबसे कम काला करता है, तो ये फोटोग्राफिक प्लेट में सबसे कम होता है। ये कुछ परीक्षा दृष्टि दिया हुआ है कि हीलियम के नाभिक में होते हैं, हीलियम के नाभिक में ये याद रखिएगा कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि हीलियम का क्या है, 2 है एटॉमिक नंबर और 4 है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास 4 है, 2 है एटॉमिक नंबर, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 न्यूट्रॉन हो गया, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित करता है, जो भी कक्षा होता है परमाणु में उसको भरने के लिए कौन सा थियरी अपनाया जाता है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल यूज होता है, ये याद रखिएगा, ऑफ बाउ। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, तो ये गाइगर काउंटर में मापी जाती है, गाइगर काउंटर में मापा जाता है। रेडियो एक्टिविटी के आविष्कारक कौन है, मैंने अभी बताया था कि बेकुरल है, ये बेकुरल अंटोइन हेनरी बेकुरल है। अब हम यहाँ पे देखेंगे रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन तथा विलयन, ये है फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और ये रिवर्सिबल होता है, इसमें मतलब रिवर्सिबल संभव है। बर्फ को गर्म किया जाना, ये फिजिकल चेंज है। जल को गर्म करना, ये भी फिजिकल चेंज है। और स्थायी परिवर्तन में पदार्थ परिवर्तित नहीं होता है। और वही केमिकल चेंज में देखें, रासायनिक परिवर्तन में, तो ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं। केमिकल चेंज में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है और पदार्थ का द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है, और ये इरिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल। और अस्थायी परिवर्तन हो जाता है, जैसे केमिकल चेंज का है कागज का जलना, केमिकल चेंज है। लोहे में जंग लगना, दूध से दही जमना, और भोजन का पकना, ये क्या है, केमिकल चेंज है। अब हम देखेंगे विलयन, सोल्यूशन। ये परिभाषा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसी को सोल्यूशन बोलते हैं। सोल्यूशन भी कई प्रकार के होते हैं डिफरेंट, जैसे सेचुरेटेड सोल्यूशन है, संतृप्त सोल्यूशन, ऐसी अवस्था जब विलयन में विलय घुलना बंद हो जाता है। अनसेचुरेटेड सोल्यूशन किसको बोलते हैं, विलयन में विलय की और अधिक मात्रा घोला जा सके, और संतृप्त विलयन कहलाता है। ओवर सेचुरेटेड सोल्यूशन, अति संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिक और संतृप्त विलयन की मात्रा कम होती है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। डाइल्यूट सोल्यूशन किसको बोलते हैं, विलयन में विलय की मात्रा कम होती है। और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है, विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है, तो ये याद रखिएगा। और सोलुबिलिटी क्या होता है, विलयता, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को सेचुरेट करने के लिए आवश्यक होती है। विलयता विलयन के ताप, विलय तथा विलायक की प्रकृति और विलय के कणों के आकार पर निर्भर करता है। सोल्वेंट को विलायक बोलते हैं, और सोल्यूट को विलय बोलते हैं। तो सोल्वेंट विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं, और विलयन में विलीन डिजोल्व पदार्थ को विलय कहते हैं। तो सोल्वेंट ज़्यादा होगा, सोल्यूट का मात्रा कम होगा। ओस्मोसिस देखेंगे हम, परासर क्या होता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल मोशन है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये ओस्मोसिस हो रहा है। यहाँ से ये सेमी मेम्ब्रेन लगा दिया गया है, और यहाँ से ओस्मोसिस हो रहा है। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली, ऐसी झिल्लियाँ जो केवल विलायक के अणुओं सोल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अपने में से होकर आर पार जाने देती है, परंतु विलय के अणुओं को नहीं। तो ये होता है सोल्वेंट केवल पार होगा, इससे सोल्यूट पार नहीं होगा। विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से शांत विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, स्पॉन्टेनियस फ्लो को ही ओस्मोसिस बोलते हैं। तो ये इधर जा रहा है सोल्वेंट, सोल्यूट इसी में है, तो ओस्मोसिस हो रहा है। परीक्षा दृष्टि से देखें तो जल अपघटन हाइड्रोलिसिस में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है हाइड्रोलिसिस में, तो उष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। पास्चुराइजेशन संबंधित है दूध के निर्जमीकरण से, दूध से रिलेटेड है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है, अगर इम्प्योरिटी है तो द्रव का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन। इसको सब्लिमेशन
बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। चांदी पर काले रंग की परत चढ़ाना क्या है? संक्षारण का, मतलब इसको सुरक्षित करने का। अब हम देखेंगे अकार्बनिक रसायन तत्वों का वर्गीकरण। जो पीरियोडिक टेबल होता है, आवर्त सारणी इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल को। तो इसमें सबसे पहले कौन दिया था पीरियोडिक टेबल? मेंडलीव। मेंडलीव याद रखिएगा, आवर्त का नियम दिया था सबसे पहला। इसमें तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते थे। जो तत्वों के गुण होते थे वो एटॉमिक मास से रिलेटेड थे। लेकिन बाद में आधुनिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कौन दिया था? हेनरी मोजले ने दिया था। हेनरी मोजले ने दिया था और इसने बोला था, हेनरी मोजले ने, कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण धर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब एटॉमिक जो नंबर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ना कि एटॉमिक मास। तो ये याद रखिएगा, मेंडलीव का पुराना है एटॉमिक मास के ऊपर, और जो मॉडर्न है वो हेनरी मोजले ने दिया था। मोजले ने ये एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है। परीक्षा दृष्टि देख लेते हैं कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है कि ये उभयधर्मी होते हैं, मतलब बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। भू प्रॉपर्टी पर, मतलब क्रस्ट पे, अर्थ क्रस्ट पे द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा तत्व कौन पाया जाता है? एलिमेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाया जाता है 46.80। पृथ्वी पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों की संख्या कितनी है? तो ये 118 के बराबर है। हीरे की खनिजीय बनावट है, तो हीरा किससे बनता है? तो ये कार्बन से बनता है, कार्बन से बनता है। अब देखेंगे धातुएं, खनिज, अयस्क और इनके गुणधर्म व उपयोग। एलिमेंट तत्व की क्या परिभाषा है? तो ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, मतलब एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं तथा उनके भौतिक और रासायनिक विधियों से तोड़ा नहीं जा सकता, तो इनको तत्व बोलते हैं। और इसका एलिमेंट का मुख्य स्रोत क्या है? अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट है, इसमें एलिमेंट में मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स, धातुएं होती है, अधातुएं होती है, उप धातु भी होते हैं, सेमी मेटल्स होते हैं, और सेमी मेटल्स मेटलॉइड भी होते हैं। मेटल्स देखेंगे, धातुएं। भू प्रॉपर्टी से, क्रस्ट से सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है मेटल, सबसे ज़्यादा मेटल कौन है? एल्यूमिनियम होता है। तो ये नेटिव स्टेट में भी होते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी होते हैं। तत्व रूप में प्राप्ति किसकी होती है? जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये नेटिव स्टेट में होते हैं और ये कम सक्रिय होते हैं। लेकिन जो कंबाइंड स्टेट में होते हैं वो अधिक सक्रिय होते हैं, यौगिक रूप में प्राप्ति अधिक सक्रिय होते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि होता है। यहाँ पे हम देखेंगे धातुओं की आपेक्षिक अभिक्रियाशीलता, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो ये आता है एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन होता है? तो ये याद रखिएगा, पोटेशियम। सबसे ज़्यादा पोटेशियम है और सबसे कम कौन सा है? ये है गोल्ड। ए यू से इसको डिनोट करते हैं, स्वर्ण को, सोना को, गोल्ड को। तो ये सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। और सबसे ज़्यादा कौन होता है अभिक्रियाशील? पोटेशियम। पोटेशियम के बाद सोडियम आता है। तो ये दो आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा, सबसे कम। मेटल्स देखें तो धातु तथा उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। और एक और होता है अयस्क। अयस्क को क्या बोलते हैं? ऐसे खनिज जिनसे धातुएं निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। तो ये और होता है और ये खनिज होता है, मिनरल्स। सोडियम, खनिज, अयस्क, मिनरल, और ऑफ सोडियम। सोडियम के जो और होते हैं कौन कौन से होते हैं जो इंपॉर्टेंट है? बोरेक्स। बोरेक्स है, इसकी फॉर्मूला आप याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला कभी कभी आता है कि Na2B4O7 10H2O होता है, ये बोरेक्स है। टोना है। रॉक सॉल्ट का क्या होता है फॉर्मूला? NaCl होता है। चिल्ली सोरा, ये सोरा है चिल्ली, NaNO3। सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं इसको, सोडियम नाइट्रेट। क्रायोलाइट भी है, Na3AlF6। और ग्लोबराइट ये होता है, ये नहीं पूछा जाता। पोटेशियम का अगर और देखें तो इसका कौन कौन सा होता है? सेलवाइन, KCl, कार्नेलाइट होता है, KCl MgCl2 6H2O। और सोनानाइट, इसमें ये कार्नेलाइट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, ये याद रखिएगा। मैग्नीशियम, अयस्क। मैग्नीशियम के जो और होते हैं कौन कौन से हैं? मैग्नेसाइट होता है, ये मैग्नीशियम का सिंबल है। सिंबल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्मूला पूछेगा तो आपको सिंबल याद रहना जरूरी है। मैग्नेसाइट है MgCO3, एप्सोमोसाइट है MgSO4 7H2O। डोलोमाइट याद रखिएगा कि इसमें दो एलिमेंट होते हैं, कौन? मैग्नीशियम है और एक कैल्शियम है। तो MgCO3 CaCO3। तो अगर मैग्नीशियम का और पूछेगा तो भी है और अगर कैल्शियम का और पूछेगा तो भी है, क्योंकि इसमें दोनों है, MgCO3 CaCO3। डोलो से याद रखिएगा कि दो है। कीजेराइट भी है। कैल्शियम का हम देखें तो लाइमस्टोन जो होता है वो कैल्शियम का होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। जिप्सम, ये याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में आता है जिप्सम का फॉर्मूला। तो CaSO4 2H2O होता है जिप्सम का। और फ्लोरपार CF2 कैल्साइट CaCO2। जिप्सम का होता है CaSO4 2H2O। एल्युमिनियम का अगर वो देखें तो डायस्पोर है। बॉक्साइट, ये इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट Al2O3 2H2O होता है बॉक्साइट। कोरंडम का क्या होता है? Al2O3। क्रायोलाइट का Na3AlF6, ये भी देखें हम, एल्युमिनियम का, सोडियम में भी देखें। तो कुछ इंपॉर्टेंट है ये, और आप फॉर्मूला याद रखिएगा कुछ। कॉपर का देखें तो एजुराइट होता है CO3 ट्वाइस OH ट्वाइस। कैल्कोसाइट CO2S होता है। क्यूप्राइट CO2 हो। मिल्काइट ये होता है। लेड का देखें पीबी क्या होता है? लेड होता है। इसका ये याद रखिए, गेलेना, ये पूछा जाता है, गेलेना PbS, बाकी तो ये नहीं पूछा जाता। अगर हम सिल्वर का देखें, सिल्वर का अर्जेंटाइट, ये याद रखिएगा, अर्जेंटाइट होता है Ag2S। और केराजीराइट AgCl होता है।
जिंक का देखें हम और तो जिंगाइड ZnO, जिंक ब्लेंड ZnS, कैलेमाइन, ये इंपॉर्टेंट है, कैलेमाइन आता है एग्जाम में कि किसका और है, तो ये जिंक का है, ZnCO3 है। अगर मैग्नीज का देखें, मैग्नीज का क्या है, पाइरोलूसाइड MnO2, होस्मेनोटाइड Mn3O4 और मैग्नेसाइड MnOH। अगर हम आयरन का देखें, आयरन का इंपॉर्टेंट है, आयरन का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आते हैं कि मैग्नेटाइट हेमेटाइट क्या है, तो ये याद रखिएगा, हेमेटाइट Fe2O3 है, मैग्नेटाइट है Fe3O4। अब हेमेटाइट H है, मैग्नेटाइट M है, तो अब याद रखिएगा H पहले आता है तो इसमें आयरन का 2 है और M बाद में आता है तो आयरन का 3 है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए, H पहले आएगा तो Fe2O3 है और M बाद में आएगा तो इसका 3 है, Fe3O4। लाइमोनोसाइट है, सीडेराइट है, Fe3CO3, आयरन पायराइट है, FeS2। परीक्षा की दृष्टि से देख ले तो टीन का और कौन सा है, ये एग्जाम में आता है तो केसिप्राइट SnO2 है टीन का। मरकरी, मरकरी Hg सिंबल होता है मरकरी का, तो इसका अयस्क कौन है, और सीने बार है, सीने बार HgS होता है सीने बार का। माणिक्य और नीलम का रासायनिक रूप है एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, Al2O, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। मोती का रासायनिक संरचना, ये मोती को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये याद रखिएगा, CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है, CaSO4 1/2H2O है। अभी जिप्सम का याद रखिएगा, जिप्सम का क्या था, हम देखें CaSO4 2H2O है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो यहाँ पे 2 की जगह पे 1/2 हो जाएगा, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। बेलाडीला प्रमुख खनन केंद्र है, बेलाडीला, ये हेमेटाइट आयरन ओर का है, हेमेटाइट। फिर हम देखते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु में क्या होता है, किसी धातु में अन्य धातु या कार्बन जैसी अधातुओं के मिश्रण से प्राप्त पदार्थ होता है, जैसे पीतल हो गया, स्टील हो गया, गन मेटल हो गया, रांगा हो गया, कांसा हो गया, ये मिश्र धातु होता है। तो इसका कंजम्पशन देखेंगे कौन कौन से कंजम्पशन होते हैं, परीक्षा दृष्टि से देख ले। अमलगम, अमलगम बनाने वाली कौन सी धातु है, पारा, पारा का सिंबल क्या होता है, Hg। टाका या शोल्डर के अवयव हैं, कौन कौन से कंपोजिशन होता है टाका या शोल्डर में, इसमें सीसा होता है और टीन होता है, सीसा और टीन, ये याद रखिएगा, ये 68% होता है और टीन 32% होता है, जिसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। पीतल का आप देखते होंगे, अगर कॉपर से आप पी रहे हैं पानी पीतल के बर्तन से, तो उसमें देखिएगा फीका पड़ जाता है, ये मतलब भूरा टाइप का लग जाता है, किस लिए, क्योंकि ये रिएक्शन करता है H2S, हवा में जो भी रहता है H2S वो रिएक्शन कर जाता है तो H2S बनता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ये याद रखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड होता है HgBr। ग्लेवनाइजेशन में प्रमुख धातु है जिंक, जिंक होता है, जिंक को जस्ता बोलते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रमुख मिश्र धातुएं कौन है, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है कि ये किसमें क्या क्या इसका कंपोजिशन होता है। पीतल, पीतल को क्या ब्रास बोलते हैं, ब्रास, इसका जो कंपोजिशन है वो कॉपर एंड जिंक है, तो ये दो में कंफ्यूज होता है आदमी, पीतल और कांसा में। कांसा बोले तो ब्रॉन्ज है, पीतल ब्रास है, तो पीतल का याद रखिएगा कॉपर एंड जिंक है, और ब्रॉन्ज का कॉपर एंड टीन है, टीन Sn, तो ये याद रखिएगा कॉपर एंड टीन। तो और स्टील का कंपोजिशन है लोहा प्लस कार्बन है। स्टेनलेस स्टील बोला जाए तो लोहा प्लस कार्बन तो रहेगा ही, इसमें निकल आ जाएगा प्लस क्रोमियम आ जाएगा, निकल और क्रोमियम आ जाएगा। टाका शोल्डर का हम ही देखें, सीसा और लेड, Pb प्लस टीन Sn, सीसा और टीन है। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर की बात करें तो यहाँ पे सिल्वर नहीं रहेगा, ये याद रखिएगा कि सिल्वर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, कॉपर है, जिंक है और निकल है, निकल है तो जर्मन सिल्वर है। बेल मेटल, बेल मेटल में क्या होता है, कॉपर, तांबा प्लस टीन है, तांबा प्लस टीन है। गन मेटल, गन मेटल में क्या होता है, टीन होता है, जिंक होता है और तांबा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गन मेटल का जो यूज होता है ये बेयरिंग, स्टीम पाइप फिटिंग्स और हाइड्रोलिक वाल्व में होता है। एल्निको, एल्निको में एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट और आयरन होता है। नाइक्रोम की बात की जाए तो इसमें निकल होता है, क्रोमियम होता है और कम मात्रा में लोहा होता है, आयरन और मैग्नीज होता है, ये हीटिंग एलिमेंट के निर्माण में सहायक होता है। ब्रिटेनिया मेटल, ब्रिटेनिया मेटल में क्या होता है, टीन होता है, एंटीमनी और कॉपर होता है, तांबा, तो ये याद रखिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो कंपोजिशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम अधातु देखेंगे, अधातु, कार्बन और उसके भिन्न रूप। कार्बन, ये कार्बन है, C से इसको डिनोट करते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर है परमाणु क्रमांक 6 है, और ये सर्वाधिक यौगिकों वाला तत्व है, सबसे ज़्यादा जो यौगिक बनाता है वो कौन सा है, कार्बन ही है। तो इसका ये तो नहीं पूछा था, ये पूछा था कि इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो इसमें याद रखिएगा सहसंयोजी आबंध होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, और ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 में है और पीरियड 2 में है। जो कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, अपर रूप, कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर भिन्न भौतिक गुणों वाले कार्बन का प्रतिरूप होते हैं। एलोट्रोप होते हैं जैसे जो हीरा है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, ये क्या है, ये कार्बन के ही अपर रूप हैं, एलोट्रोप। हीरा, हीरा अब देखें तो ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक नहीं होता है। अत्यधिक अपवर्तनांक होता है, कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ सबसे ज़्यादा कठोर होता है, और जो वजन बताते हैं कैरेट में, कैरेट में बताते हैं तो ये 1 कैरेट इक्वल टू कितना होता है, 0.2 ग्राम होता है। इसका आभूषण, ड्रिलिंग, कांच काटने में, संरचना इसका त्रियामी होता है, ये इसका उपयोग है, कांच काटना, ड्रिलिंग, आभूषण, और ये इसका संरचना है, संरचना इंपॉर्टेंट नहीं है, त्रियामी याद रखें। कोयले के प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे,
कोयला, सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है? ये एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में जो कार्बन की मात्रा रहती है कार्बन की, वो 85% से अधिक होता है। फिर बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 45 से 85% तक। फिर सब बिटुमिनस आता है, इसमें 35 से 45% रहता है। और सबसे घटिया कोयला कौन सा है? लिग्नाइट। इसमें कार्बन का मात्रा रहता है 25 से 35%। मतलब जितना ही ज़्यादा कार्बन का मात्रा रहेगा, परसेंटेज रहेगा, उतना ही वो कोयला बहुत ही अच्छा होगा। फिर ग्रेफाइट के बारे में देखते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। इसका क्या होता है? हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका हाई उच्च गलनांक होता है, मुलायम होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, विद्युत एवं ताप का ये सुचालक होता है। ये याद रखिएगा, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का ये, और टेम्परेचर का, हीट का, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का ये सुचालक होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है ग्रेफाइट का? परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में, न्यूक्लियर प्लांट में मंदक के रूप में कार्य करता है। पेंसिल में भी ग्रेफाइट होता है, इलेक्ट्रोड के रूप में यूज होता है, और स्नेहक के रूप में इसका यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर ये है, षटकोणीय होता है इसका स्ट्रक्चर। फुलरीन का देखा जाए तो फुलरीन का जो पूरा नाम है, इसका नाम है बकमिनिस्टर फुलरीन, क्योंकि इसको बकमिनिस्टर ने डिस्कवर किया था, खोजा था, इसलिए इसका पूरा नाम बकमिनिस्टर फुलरीन है। ये अस्थायी संरचना होता है। ये इसका इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो षटभुजों की छः भुजों वाला जो है वो 20 होता है, और पंचभुज जो होते हैं इसमें 12 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 20 क्या होगा? 6 भुज वाला, और 12 होगा पंचभुज वाला। और इसका जो केमिकल फॉर्मूले में कार्बन जितना रहता है ये C60 होता है, और ये बहुत ही रिएक्टिव है, अभिक्रियाशील होता है। इंपॉर्टेंट है। हीरे के अतिरिक्त कांच को खरोचने के लिए प्रयुक्त होता है। कांच को काटने के लिए या खरोचने के लिए किसका उपयोग होता है? डायमंड का, हीरा का। इसके अतिरिक्त और किसका उपयोग किया जाता है? HF का, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का यूज होता है, HF। ड्राई एसिस क्या होता है? ड्राई एसिस, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। ये क्या होता है? ये होता है सॉलिड CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, इसी को ड्राई आइस बोलते हैं। ऑक्सो कार्बन के संगठक है, तो कार्बन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और उसकी यौगिक देखेंगे। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। और पृथ्वी की सतह पर तीसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 1 है। और ये इंपॉर्टेंट, पृथ्वी के वायुमंडल में 0.15% है। इसका मास 1 होता है, और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, ये याद रखिएगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के समस्थानिक देखेंगे। समस्थानिक क्या होते हैं? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले होता है प्रोटियम। प्रोटियम का 1 होता है ये, और उसके बाद होता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का 1 2, इसका मास नंबर बढ़ जाता है, और एटॉमिक नंबर इसका सेम है 1 1 1, तो इसको आइसोटॉप्स बोलते हैं, समस्थानिक। अब ड्यूटेरियम की खोज किसने किया था? यूरे ब्रिकवेड एंड मर्फी ने इसका खोज किया था, ड्यूटेरियम का। ट्राइटियम होता है 1 और 3 होगा, ये रेडियो एक्टिव होता है। आता है एग्जाम में कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है, तो ये ट्राइटियम होता है, ट्राइटियम। और इसकी खोजकर्ता कौन है? लोजियर है, ब्लिकेन है, और स्मिथ है 1934 में। और न्यूट्रॉन की संख्या मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, कि ये एटॉमिक मास होता है, ये एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर घटा दीजिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या मिलता है। ड्यूटेरियम क्या होता है? ये जो समस्थानिक हाइड्रोजन का 1 और 2 इसका एटॉमिक मास होता है, तो इसको भारी जल बनाने में काम आता है। जैसे H2O को नॉर्मल वाटर बोलते हैं, उसी तरह D2O को क्या बोलते हैं? हेवी वाटर, मतलब भारी जल इसको बोलते हैं D2O को। और इसकी खोज कौन किया था? यूरे और वासबर्न ने किया था। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है नाभिकीय संयंत्रों में, न्यूट्रॉन मंडक के रूप में भी उपयोग होता है। और ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम की यौगिक बनाने में होता है। इसका जो गुण है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और जल में अविलय होता है। ये वाटर में सोलबल नहीं होता है। इसकी विशेषताएं, शरीर हेतु हानिकारक होता है, पौधों के विकास को रोकता है, और बीजों का अंकुरण रोक देता है, इसलिए ये हानिकारक है। वाटर का देख लीजिए तो एक होता है मृदु जल, एक होता है मृदु जल, और एक होता है कठोर जल। तो मृदु जल में ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, ये याद रखिएगा। एग्जाम में आते हैं कि मृदु जल कौन सा है और कठोर जल कौन सा है। तो जो साबुन के साथ आसानी से झाग देगा वो मृदु जल है, और जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है वो कठोर जल है। कठोरता का कारण होता है जल में घुले कैल्शियम, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्राइड। किसके कारण कठोर होता है जल? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट एवं नाइट्रेट आदि के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन पैराऑक्साइड देखेंगे, H2O2 को हाइड्रोजन पैराऑक्साइड बोलते हैं। इसकी खोज किया था थ्रीनार्ड ने, और इसका सूत्र है H2O2 है। ये जो फीका नीला होता है, जल, एल्कोहल और ईथर में विलय होता है, मतलब वाटर में ये सोलबल होता है। और ये हमारे लिए उपयोग है कि ये जर्मीसाइड में यूज होता है, कीटनाशी में, एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है, प्रतिरोधी, घाव धोना, गरारे करना, कान साफ करना, इसमें H2O2 का यूज होता है। हाथी दांत, ऊन, रेशम, पंख और बाल आदि के विरंजन में, दूध एवं शराब आदि के प्रिजर्वेशन में इसका यूज होता है। रॉकेट, जेट, पनडुब्बी और टॉर्पीडो के प्रोपल्यूजन में, नोदन में, ईंधन व ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में भी यूज होता है। तो ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये परीक्षा दृष्टि देख लेते हैं कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन का संश्लेषण होता है तो दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करके, मतलब जिंक से HCl से रिएक्ट करके H2 बनता है। साधारण साबुन सोडियम लवर होता है, ये सिट्रिक एसिड, ये सिट्रिक अम्ल का सोडियम लवर होता है जो साधारण साबुन होते हैं। इसके फॉर्मूला है C17H35COOH, ये सिट्रिक एसिड आप लोग याद रखिएगा। भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है, तो ये 11.11% होता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या मिलता है, तो वाटर मिलता है, पानी। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो ये भारी पानी ही है, भारी वाटर, DTO। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये रिवर्स ओस्मोसिस होता है। हम लोग ओस्मोसिस देखे थे, तो ये रिवर्स ओस्मोसिस होता है, तो उसके चलते समुद्री जल पीने योग्य होता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन होता है हाइड्रोजनीकरण में, निकेल होता है। अक्रिय गैस देखते हैं, अक्रिय गैस कौन सा होता है, तो ऐसी गैस है जो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है। ये आवर्त सारणी में 18 ग्रुप में आती है, जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, क्या है, अक्रिय गैस होते हैं। और इसका दूसरा नाम भी है नोबेल गैस बोलते हैं या रेयर गैस भी बोलते हैं। उत्कृष्ट गैस और दुर्लभ गैस इसको बोला जाता है। नोबेल गैस आता है एग्जाम में, किसको बोलते हैं, तो इसी को अक्रिय गैसों को बोलते हैं, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन। अब प्रमुख अक्रिय गैस देखेंगे, जो हीलियम का है, हीलियम का जो इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे वही देखेंगे। तो हीलियम की क्या विशेषता है, हीलियम की जो विशेषता है कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के पश्चात दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। ब्रह्मांड यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले में सेकंड पोजीशन पे है। ये अज्वलनशील है, रंगहीन है, हाइड्रोजन के बाद दूसरी सबसे हल्की गैस है। इसका उपयोग क्या होता है हीलियम का, कि गुब्बारों में भरने के लिए हीलियम का यूज होता है। गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है कि गुब्बारे में किस गैस को भरते हैं, तो हीलियम को। और गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर किस गैस को सांस लेने के लिए यूज होता है, तो हीलियम का यूज होता है। नियोन का क्या उपयोग है, इसका जो खोज करता है वो सर विलियम रामसे और मॉरिस W ट्रेवर्स है। इसका उपयोग होता है टेलीविजन और प्लाज्मा ट्यूब में, नियोन लैंप में, एडवर्टाइजिंग साइन में और हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ट्यूब में। किसका उपयोग होता है, नियोन का याद रखिएगा, हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ट्यूब में इसका यूज होता है। सल्फर का देख लेते हैं। सल्फर में ये क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में, भू परपटी में मात्र 0.03 से 0.1% तक होता है। और जो सल्फर के खनिज होते हैं कौन कौन से हैं, जिप्सम, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। जिप्सम का CaSO4 2H2O, एप्सम में क्या होगा, मैग्नीशियम SO4 7H2O होगा, बैराइट BaSO4। सल्फाइड खनिज है, गैलेना है, जिंक ब्लेंड है, कॉपर पाइराइट है। प्राकृतिक स्रोत क्या होता है सल्फर का, कि ज्वालामुखियों में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में ये होता है, H2S के रूप में। अंडे में होता है प्रोटीन, लहसुन, प्याज, सरसों, बाल तथा ऊन में सल्फर होता है। सल्फर के प्रमुख ऑक्सो अम्ल जो है ये सल्फ्यूरस एसिड है H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 और पर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO8 है, इसको मार्शल एसिड भी बोलते हैं। और ओलेम इसको बोलते हैं H2SO7, 7 वाले को ओलम बोलते हैं, और 8 रहेगा तो इसको मार्शल एसिड बोलते हैं। जेनॉन का देख लें, XE होता है इसका सिंबल, और इसके जो खोज करते हैं विलियम रामसे और मॉरिस ट्रेवर्स है। इसको स्ट्रेंजर गैस भी बोला जाता है, स्ट्रेंजर गैस जिनोन को बोला जाता है। और इसका जो उपयोग होता है कहाँ कहाँ, गैस डिस्चार्ज लैंप में, लेजर लाइट में, एनेस्थीसिया के रूप में भी इसका यूज होता है, स्पॉट डोपिंग में होता है, न्यूरो प्रोटेक्टेंट के रूप में इसका यूज होता है। SF6 का देखें, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसका जो यूज होता है इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के रूप में यूज होता है, रडार एवं टॉर्पीडो में इसका यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड ये इंपॉर्टेंट है, H2SO4 इसका है, इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं, विट्रियोल का तेल H2SO4 को बोलते हैं। और ये जल के प्रति प्रबल बंधुता बनाता है। इसका जो उपयोग है वो पेट्रोलियम के शोधन में, अपमार्जक उद्योग में, उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट या सुपर फॉस्फेट के उत्पादन में होता है, संचायक बैटरियों में, नाइट्रोसेलुलोज उत्पादों के उत्पादन में यूज होता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये क्या है कि इसका उपयोग होता है शर्करा एवं पेट्रोलियम के शोधन में होता है, ऊन तथा रेशम के विरंजन में, प्रतिक्लोर विस्क्रामक एवं परिरक्षक के रूप में। सल्फाइड अम्ल जो होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, तथा कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड के उत्पादन में भी सल्फाइड अम्ल होता है। नाइट्रोजन देखें, नाइट्रोजन क्या है, इसके जो समस्थानिक आइसोटोप्स 14 और 15 है। इसका जो उपयोग होता है अमोनिया तथा अन्य औद्योगिक रसायनों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। वायुयान के टायरों में भरनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, ये नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। पौधों की वृद्धि के लिए भी ये आवश्यक तत्व है। प्रयोगशाला में कैसे नाइट्रोजन बनाया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन बनाया जाता है। हैलोजन देखते हैं कि हैलोजन में कौन से आते हैं, ये आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवं एस्टेटिन। ये क्या होता है, हैलोजन है। और सबसे अभिक्रियाशील हैलोजन का एग्जाम्पल है फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व भी होता है और अभिक्रियाशील भी होता है। और इसमें एक आता है कि द्रव लिक्विड स्टेट में कौन सा हैलोजन होता है, लिक्विड स्टेट में तो ब्रोमीन होता है, फ्लोरीन व क्लोरीन गैस होता है। और ठोस सॉलिड में कौन सा होता है, आयोडीन होता है। ये फ्लोरीन पीला होता है, क्लोरीन हरापन लिए हुए, ब्रोमीन लाल होता है और आयोडीन बैगनी कलर का होता है। अमोनिया देख लिया जाए, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, इसको नाइट्रोसिल व वेपोरोल भी बोलते हैं। ये तीखी गंध वाली गैस है और जल में अत्यधिक विलय, जल में ये अमोनिया सोलबल होता है। ये हिमांक है 198 और क्वथनांक है 239।
इसका जो उपयोग होता है नाइट्रोजनी उर्वरकों तथा अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट तथा अमोनियम सल्फेट के उत्पादन में अमोनिया का यूज होता है। अश्रु गैस का उत्पादन में भी, आंसू गैस जो होता है उसमें भी इसका यूज होता है। ये टीयर गैस है, अश्रु गैस। टीयर गैस का अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए टीयर गैस का यूज होता है, आप सभी जानते हैं। इससे क्या होता है कि आंखों में जलन शुरू हो जाता है और आंसू आना शुरू हो जाता है। तो टीयर गैस में प्रमुख जो अश्रु गैसें हैं ये हैं अल्फा क्लोरो एसिटोफेनोन, एक्रेलिन और क्लोरोपिक्रिन। ये तीनों नाम याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या क्या है? अल्फा क्लोरो एसिटोफेनोन, एक्रेलिन है और क्लोरोपिक्रिन है। नाइट्रोजन के अम्ल, एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन के अम्ल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इसका कहाँ अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण करता है? विस्फोटकों के निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट है। विस्फोटकों के निर्माण हेतु नाइट्रेटों का संश्लेषण होता है। क्लोरीन, क्लोरीन का सीले ने खोज किया था और इस किसका अभिक्रिया करके HCl प्लस MnO2। ये वायु से 2.5 गुना भारी होता है क्लोरीन। इसका नाम जो पड़ा था ब्रिटिश वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी के द्वारा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है ये उपयोग काष्ठ लुगदी के उत्पादन में, कपास तथा वस्त्रों के व्यंजन में, सोने तथा प्लेटिनम के निष्कर्षण में, CHCl3 क्लोरोफॉर्म व DDT आदि उत्पादों के उत्पादन में, पेयजल को जीवाणु रहित करने में, फॉस्जीन, अश्रु गैस एवं मस्टर्ड गैस जैसे विषैले गैस के उत्पादन में इसका क्लोरीन का उपयोग होता है। कीट भक्षी पौधे कौन कौन से होते हैं? जो पौधे कीट को खाते हैं। तो ऐसी भूमि में जहाँ नाइट्रोजन की कमी हो, ये कहाँ पे कीट भक्षी जो पौधे होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ जिस इलाके में नाइट्रोजन की कमी होती है तो नाइट्रोजन की पूरा करने के लिए ये कीटों को खाते हैं ये पौधे। जैसे दार्जिलिंग हो गया, नैनीताल, कश्मीर, यहाँ पे पाए जाते हैं। और वृद्धि हेतु आवश्यक नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए कीटों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करना। तो ये याद, ये है लॉफिंग गैस। हास्य गैस किसे कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग होता है शल्य क्रिया के समय निश्चेतक के रूप में भी यूज होता है। ट्यूबलाइट में भरी जाने वाली गैसें हैं तो ये नियॉन और पारद वाष्प से, पारद को क्या बोलते हैं? Hg। मरकरी को ही पारद बोलते हैं, मरकरी, नियॉन और मरकरी। अश्रु गैस में प्रयुक्त होती है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का टीयर गैस में भी यूज होता है। अब हम देखेंगे अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और सॉल्ट। लेकिन शब्द एसियर से, एसियर का अर्थ होता है खट्टा, जो खट्टा होगा वो एसिड होता है। तो H+ आयन की संख्या पे ये निर्भर करता है कि कितना H+ आयन है तो वो एसिड है। पीएच मान क्या होता है? एसिड का पीएच मान जो होता है 7 होता है, 7 से कम होता है। 7 को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल माना जाता है। अगर 7 से कोई कम होगा पीएच तो उसको एसिड बोलते हैं और 7 से ज़्यादा है तो उसे बेस बोला जाता है। प्राकृतिक स्रोत क्या है? दही, नींबू का रस, सिरका। बेस देख लेते हैं, क्षार। स्वाद में कड़वे तथा स्पर्श करने पर साबुन की भांति लगने वाले पदार्थ होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। ये क्या होता है? वाटर में सोलबल होता है। वाटर में, जल में सोलबल होता है। सभी क्षार क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। बलता OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करता है बेस। पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, जैसे साबुन, चूने का पानी। लिटमस देख लेते हैं, लिटमस ये है एसिड। एसिड जो भी होगा वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा और जो बेस होगा वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एसिड वही है जो ब्लू लिटमस को रेड कर दे, मतलब B से R कर दे, और बेस वही है जो R से B कर दे, मतलब रेड से ब्लू कर दे। तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, वो एसिड है। लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, वो क्षार है, मतलब बेस है। इसका रंग होता है आसुत जल में नील शोषण होता है, अम्लीय विलयन में, मतलब एसिडिक एसिड में रेड होता है और क्षारीय विलयन में नीला होता है। इसका जो स्रोत होता है लिटमस का वो लाइकेन होता है, सेवाल इसका स्रोत होता है, सोर्स होता है। विलयन एवं कागज की पट्टियों के रूप में ये उपलब्ध होते हैं। उदासीन विलयन, ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पेपर के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं तो उन्हें उदासीन विलयन कहते हैं। उसका पीएच कितना होता है? 7 के बराबर होता है। जैसे वाटर का पीएच कितना होता है? 7 होता है। ये अम्लीय प्राकृतिक स्रोत। एसिड का जो नेचुरल सोर्स है कौन कौन सा है? जैसे एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक एसिड में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है सिरके में, सिरके में फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। नींबू कुल के जितने भी वैरायटी है, फल हैं, उसमें साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है। पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। आंवला एवं साइट्रस फूल में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड जो है वो किसमें होता है? इमली, अंगूर व कच्चे आम में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा कौन सा एसिड किसमें होता है। अगर बेस की बात करें क्षारीय स्रोत की तो चूने का पानी में कौन सा बेस होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। खिड़की का कांच साफ करने हेतु प्रयुक्त मार्जक वो कौन सा होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये भी क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और साबुन में ये भी होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होगा साबुन में। अब ये है एसिड बेस इंडिकेटर, अम्ल क्षार सूचक। जैसे अगर नीला लिटमस विलयन है तो अम्ल के साथ रंग में परिवर्तन, तो लाल रंग में परिवर्तन हो जाएगा। अगर एसिड है तो ये लाल रंग में चेंज हो जाएगा। अगर बेस है, क्षार के साथ ही है तो रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कौन? नीला लिटमस
विलयन में। लाल लिटमस होगा तो एसिड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एसिड के साथ कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, वही बेस के साथ ये नीला रंग में परिवर्तित हो जाएगा। हल्दी की बात करें तो हल्दी एसिड के साथ कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, जबकि बेस क्षार के साथ ये लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो एसिड के साथ लाल रंग में परिवर्तन होता है, जबकि बेस में पीले रंग में। वही फिनोप्थलीन की बात करें तो कोई परिवर्तन नहीं होता है एसिड में, जबकि पिंक में बेस जब विलयन रहेगा उसके साथ पिंक रंग देता है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है कि साधारण नमक जो हम लोग सॉल्ट खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, NaCl। एंटा एसिड होते हैं, भस्म होते हैं, एक्वा रेजिया बनता है। एक्वा रेजिया क्या होता है, तो जो नाइट्रिक एसिड होता है NO3 + HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसको मिलाकर एक्वा रेजिया बनता है, HNO3 और HCl को। आयोडीनीकृत लौड़ में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। जो आयोडीनकृत साल्ट रहता है उसमें कौन सा आयोडीन रहता है, आयोडीन किस कौन सा रहता है, तो ये आता है, तो ये पोटेशियम आयोडाइड, ये पोटेशियम के साथ आयोडाइड रहता है। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर उसका रंग हो जाता है, तो दूधिया हो जाता है, मिल्क टाइप का हो जाता है। नीला थोथा रासायनिक रूप से है CuSO4 5H2O को ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल। इसको महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है, तो मस्टर्ड गैस का यूज होता है, जिसका फॉर्मूला याद रखेगा HC4H8Cl2S, ये फॉर्मूला होता है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस यूज होता है, जो सिगरेट लाइटर में उसमें ब्यूटेन सबसे ज़्यादा रहता है। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त की जाती है, तो मीथेन के अपघटन से। अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त रसायन है पायरीन। पायरीन का एल्कोहल देखते हैं, एल्फेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे ये मेथिल एल्कोहल है CH3OH है मेथिल एल्कोहल, और एथिल एल्कोहल है CH3CH2OH। तो जो भी दारू लोग पीते हैं, शराब जो पीते हैं, वो एथिल एल्कोहल ही होता है। और आप देख रहे होंगे कि बिहार ड्राई स्टेट है, तो जो भी लोग पी रहे हैं तो मर क्यों रहे हैं, क्योंकि वो एथिल एल्कोहल होता है। लेकिन अगर उसमें कुछ इधर उधर मिला दिए या बहुत दिन तक अगर कुछ किसी से रिएक्ट कर जाता है, तो ये एथिल अल्कोहल से क्या होता है, मेथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। जो मेथिल अल्कोहल बहुत ही हानिकारक होता है, इसलिए जो भी लोग बिहार में पी रहे हैं और मर जाते हैं, अभी जो दारू बनाया जाता है कहीं कहीं, तो वो मेथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए मेथिल अल्कोहल ही पी के लोग मरते हैं। एथिल अल्कोहल हानिकारक नहीं होता है। एथिल अल्कोहल देखते हैं, इथेनॉल भी इसको बोलते हैं, ये 100% एथिल अल्कोहल होता है। इसको पेट्रोल प्लस बेंजीन प्लस एथिल अल्कोहल करके स्प्रिट ऑफ वाइन भी इसको बोलते हैं, यूज होता है। सभी प्रकार की शराब का प्रमुख अवयवी में बताएं, सभी प्रकार के शराब में ही पाया जाता है एथिल अल्कोहल। ग्रीन अल्कोहल जैसे स्टार्च युक्त पदार्थों से निर्मित होता है। ये ज्वलनशील होता है, रंगहीन होता है, तीखा स्वाद व तेज गंध होता है, उदासीन यौगिक है, कैल्शियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर एल्कोहलेट का निर्माण करता है। इसका उपयोग कहाँ है कि मेथिल युक्त स्प्रिट, पिंट, वार्निश, गोंद, सल्फर व आयोडीन का विलायक होता है। क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ईथर और इथिलीन के निर्माण में, औषधियों, टिंचर, परफ्यूम और वार्निश के निर्माण में, अंतर्दहन इंजनों के ईंधन में, कार रेडिएटरों में एंटी फ्रीज के रूप में यूज होता है। ये याद रखिएगा, कार रेडिएटरों में एंटी फ्रीज के रूप में भी इसका यूज होता है। स्प्रिट लैंप व एल्कोहल थर्मामीटर के रूप में यूज होता है। अगर मिथाइल एल्कोहल की बात करें तो इसकी फॉर्मूला है CH3OH, मेथनॉल बोला जाता है इसको वुड स्प्रिट भी बोलते हैं, और वुड नेप्था, ये दोनों याद रखिएगा। वुड स्प्रिट, वुड नेप्था किसको बोलते हैं, मेथिल एल्कोहल को। विंटर ग्रीन के तेल में मेथिल सैलिसिलेट एवं अन्य सुगंधित तेलों में एस्टरो के रूप में प्राप्त होता है। ये अत्यंत विषैला होता है। इसका पेंट, वार्निश, चमड़ा आदि को घोलने हेतु विलायक के रूप में, पेट्रोल के साथ मिश्रित कर ईंधन के रूप में, डाई, परफ्यूम, औषधियों के निर्माण में, पीने योग्य एथिल अल्कोहल के विकृतीकरण में होता है। रेडिएटर हेतु एंटी फ्रीज के रूप में यूज होता है। ये हम देख सकते हैं कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है, तो ये कॉपर सल्फेट है। जो पानी की टंकी को साफ किया जाता है तो जो पाउडर आता है उसका क्या नाम होता है, कॉपर सल्फेट, CuSO4। वाशिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा बोलते हैं, NaCO3। और बेकिंग सोडा कौन है, बेकिंग सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3। तो बे से याद रखिएगा, बे है तो यहाँ भी बी है, बाई है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। ये पॉलीमर बहुलक, इनका निर्माण बहुलीकरण के द्वारा होता है, जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे से संयोग करके उच्च अणुभार का बृहद अणु बनाते हैं। तो ये भी पॉलीमर बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे नेचुरल पॉलीमर होता है, प्राकृतिक बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक होता है और संश्लेषित बहुलक होता है। तो नेचुरल बहुलक कौन होता है, पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त होता है, जैसे सेलुलोज, स्टार्च, रबड़ होता है। अर्ध संश्लेषित बहुलक कौन सा है, सेलुलोज से ये बनता है, जैसे रेयोन, सेलुलोज नाइट्राइट। और ये मानव निर्मित होता है, जैसे पॉलीथीन, ब्यूनाएस, नॉयलॉन। ये क्या है, आर्टिफिशियल है। इसका उपयोग कहाँ होता है, प्लास्टिक उद्योग में, बहुलकों के निर्माण में, रेशों के निर्माण में, पेंट व वार्निश उद्योग में इसका उपयोग होता है। पॉलीथीन इसका नाम है, इथिलीन का उच्च बहुलक है। इसका गुण क्या है कि ताप सुनम्य प्लास्टिक होता है, विद्युत का कुचालक होता है और जल प्रतिरोधी होता है। इसका उपयोग पैकिंग हेतु यूज होता है, जल से बचाव हेतु फिल्म व सीट के निर्माण में। टेफ्लॉन की बात की जाए तो इसका जो नाम है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन इसका नाम है। और ये क्या होता है, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, ये उष्मा प्रतिरोधी होता है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, इंसुलेटिंग पदार्थ के निर्माण में, सांद्र अम्लों को भरने हेतु केन बनाने में, उष्मा एवं रासायनिक पदार्थों के प्रति अस्थायी वस्तुओं यथा गैस, कीट व सील आदि बनाने में, और कुकिंग बर्तनों पर लेपन जो रहता है, आप ब्लैक देखते हैं, वो भी टेफ्लॉन का ही लेपिंग होता है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये PVC इसका नाम होता है, PVC बोलते हैं। ये इसका सूत्र होता है C2H3Cl। ये विद्युत कुचालक, जल व नमी प्रतिरोधी होता है। इसका उपयोग पाइप बनाने में, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड, हैंडबैग, रेनकोट व अन्य जल प्रतिरोधी वस्तु बनाने में PVC का यूज होता है। नियोप्रीन क्या है, इसका अन्य नाम है पॉलीक्लोरोप्रीन।
ये एक प्रकार का कृत्रिम रबर है। अगर एग्जाम में आए कि आर्टिफिशियल रबर कौन सा है, आर्टिफिशियल रबर तो नियोप्रीन होता है। पाइप एवं बेल्ट बनाने में इसका उपयोग होता है। अभी हमने देखा आर्टिफिशियल रबर कौन सा होता है, नियोप्रीन होता है, ये नाम याद रखिएगा। और प्राकृतिक रबर कौन होता है, नेचुरल रबर, ये आइसोप्रीन होता है। प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली गैसें हैं पॉलीएथिलीन गैस। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयुक्त बहुलक कौन सा है, तो जो बहुलक होता है पॉलीमर यूज होता है, पॉलीएमाइड होता है, और इसका ब्रांड नेम जो है केवलार है एवं लेक्सान बहुलक है। तो ये याद रखिएगा, इन तीनों में से कोई भी एग्जाम में ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि इसका नाम है पॉलीएमाइड, इसको ब्रांड नेम क्या है, केवलार, ये भी ये दे देगा। या ये है लेक्सान पॉलीमर भी यूज होता है बुलेट प्रूफ जैकेट में। ये हमने देखा नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है किसका, टेफ्लॉन का। रेशम तंतुओं में पाया जाता है फाइब्रोइन पाया जाता है। बेकलाइट के संगठक है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। ये एक है मांसपेशियों में एकत्रित होकर थकान लाने वाला कौन सा अम्ल होता है। जब आदमी थक जाता है तो उसके मांसपेशियों में एक एसिड स्टोर हो जाता है, कौन सा, ये लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। मक्खन में क्या होता है, ब्यूटारिक एसिड होता है, ब्यूटारिक अम्ल होता है। ये देखते हैं केले में कौन सा अम्ल मिलता है, केला में जो होता है कौन सा एसिड होता है, तो ये याद रखिएगा टार्टारिक एसिड होता है केले में। सेब में क्या होता है, मेलिक एसिड होता है, मेलिक अम्ल। और शीतल पेय में प्रयुक्त अम्ल होता है कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक अम्ल होता है, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं। अब हम विस्फोटक देखेंगे, एक्सप्लोसिव। तो ऐसे पदार्थ जो ताप घर्षण या उचित प्रहार के फलस्वरूप अपघटित होकर प्रकाश, ध्वनि तथा अत्यंत तेजी से फैलने वाली गैसों को उत्पन्न कर तीव्र विस्फोट करते हैं, उसे विस्फोटक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वाष्पशील नहीं न हो, आर्द्रताग्राही ना हो, सस्ता एवं स्थायी हो, तीव्र विघटनकारी हो, तो इसके गुण होते हैं विस्फोटक के। जैसे TNT विस्फोटक है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ये ट्राई नाइट्रोटोलुइन का स्ट्रक्चर है, NO2 3 ग्रुप रहता है बेंजीन के ऊपर, और ये CH3। तो टाइलून पे नाइट्रिक एसिड व H2SO4 की अभिक्रिया के द्वारा ये बनता है। इसका उपयोग TNT का उपयोग जो होता है बम व टारपीडो के निर्माण में होता है। अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलकर एमेटॉल नामक विस्फोट का निर्माण भी ये करता है। ये है TNG, वो TNT था, ये TNG है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ये भी क्या है, एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक है। इसका नोबेल ऑयल भी याद रखिएगा, इसका नोबेल ऑयल भी एक दूसरा नाम है, नोबेल तेल, तो TNG है ये। तो ग्लिसरीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया द्वारा ये बनता है। इसका उपयोग विस्फोटक में और डायनामाइट के निर्माण में इसका होता है, डायनामाइट। ये भी एक्सप्लोसिव है, TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये स्ट्रक्चर है। इसका दूसरा नाम क्या है, पिक्रिक एसिड नाम है, और इसका जो उपयोग है प्रचंड विस्फोटक होता है। और इसके बाद खोजकर्ता कौन है, अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल अवार्ड जो मिलता है वही नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल इसकी खोज की थी, TNP की। एक डायनामाइट का भी खोज किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने ही किया था। लकड़ी के बुरादे में नाइट्रोग्लिसरीन को अवशोषित कराकर 1863 में ये डायनामाइट का आविष्कार किए थे अल्फ्रेड नोबेल। नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रोट का अब प्रयोग करके इसको बनाया जाता है। कुएं खोदने, सड़क बनाने व चट्टानों को तोड़ने हेतु जो विस्फोटक यूज होता है वो डायनामाइट ही यूज होता है। ब्लास्टिंग जिलेटिन, इसमें क्या होता है, 7% नाइट्रोसेलुलोज होता है, वो 93% नाइट्रोग्लिसरीन होता है। खान खोदने व सुरंग बनाने में भी इसका उपयोग होता है, ब्लास्टिंग जिलेटिन का। RDX बहुत सुना होगा आपने फिल्मों में। तो RDX का फुल फॉर्म क्या है, साइक्लो ट्राईमिथिलीन ट्राईनाइट्रेमीन, ये याद रखिएगा। और इसकी खोजकर्ता कौन है, RDX का हैंस हेनिंग, इंपॉर्टेंट है, हैंस हेनिंग। इसका अन्य नाम भी है साइक्लोनाइट, हेक्सोजन, T4, C4। RDX मिलाकर प्लास्टिक बॉडी विस्फोटकों का निर्माण होता है। तापमान व आग फैलने की गति को बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम चूर्ण के मिश्रण का प्रयोग होता है। और इसका जो विस्फोटक उष्मा है, कितनी कैलोरी ऊर्जा निकलती है उष्मा, ये 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम से। कोयला को देखते हैं कि ये कार्बन का बना होता है। और इसका जो अन्य नाम है काला सोना किसको बोलते हैं, कोयला को ही बोलते हैं। और ये कोक और कुलतार में भी यूज होता है। ये कोक क्या है कि कार्बन का शुद्ध रूप किसको बोलते हैं, कोक को ही कार्बन का सबसे शुद्ध रूप बोला जाता है। इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में होता है। कोयले के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोल हमने पहले भी देखा है, यहाँ भी देखते होते हैं। ये पीट कोयला सबसे सस्ता वाला होता है, निम्न श्रेणी का होता है। इसमें जल की मात्रा अधिक रहती है, कार्बन की मात्रा कम रहता है। लिग्नाइट भूरा कोयले को बोलते हैं, सबसे कम उष्मा रहता है। और सबसे अच्छा कोयला कौन है, एंथ्रासाइट, कठोर कोयला होता है, सर्वाधिक उष्मा इसमें मिलती है। नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, तो सबसे ज़्यादा ये याद रखिएगा कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गैस रहती है 45 से 85% तक मीथेन होता है नेचुरल गैस में। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन, गैसोलीन एवं कार्बनिक एसिड के निर्माण में LPG के निर्माण में भी प्राकृतिक गैस का यूज होता है। जैसे प्राकृतिक गैस से प्रोपेन और ब्यूटेन को पृथक कर उच्च दाब पर द्रवित मिश्रण होता है, तो उसको LPG कहते हैं। कि LPG में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ब्यूटेन होता है, याद रखिएगा। और नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, मीथेन होता है। ये याद रखिएगा कि नाइट्रोजनी उर्वरकों में नाइट्रोजन, तो ये ऑप्शन में रहेगा। और पूछेगा कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का परसेंटेज किस फर्टिलाइजर में होता है, तो ये याद रखिएगा सबसे ज़्यादा यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, कितना, 46% होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये आप याद कर सकते हैं कि अमोनियम सल्फेट में 21% होता है, अमोनियम क्लोराइड में 25%, अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन 35%, कैल्शियम नाइट्रेट में 17%, सोडियम नाइट्रेट में 16% और कैल्शियम साइनामाइड में 21% होता है। तो यूरिया के बाद सबसे ज़्यादा किसमें होता है, अमोनियम क्लोराइड में। अब ये है पोटेशियम, जो फर्टिलाइजर होते हैं पोटास होते हैं, उसमें पोटास कितना परसेंट होता है, तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम क्लोराइड में पोटास होता है 48 से 60% तक, पोटेशियम सल्फेट में 48 से 50%, कैनिट में 12 से 16, पोटेशियम नाइट्रेट में 44%, लकड़ी की राख में 3 से 7% और तंबाकू के डंठल में पोटेशियम कितना होता है 4 से 9% होता है।
यहाँ पे कुछ हम मिसलेनियस देखेंगे। इसमें क्या है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट क्या होता है, सर्वोत्कृष्ट कोयला होता है, मतलब सबसे बेस्ट कोल जो होता है कोयला वो एंथ्रासाइट होता है। लिग्नाइट सबसे घटिया लिग्नाइट होता है। ग्रेफाइट कहाँ पे यूज होता है, तो भारी मशीनों के लिए स्नेहक के रूप में। ड्राई आइस शुष्क बर्फ कौन होता है, ठोस CO2। भारी जल D2O का यूज होता है परमाणु संयंत्रों में मंदक के रूप में। HC उरे, ये क्या है, भारी जल की खोज कौन किया था, तो HC उरे ने ही किया था। वर्षा का जो पानी होता है ना, पानी का सबसे शुद्धतम रूप होता है, सबसे प्योर वाटर कौन सा होता है, वर्षा का पानी। निर्वलीकरण, अशुद्ध जल से शुद्ध जल करने की प्रक्रिया को बोलते हैं। क्लोरीन यूज होता है पानी को शुद्ध करने के लिए। उत्क्रम परासरण, समुद्री जल को शुद्ध करने में यूज होता है। उत्क्रम परासरण को क्या बोलते हैं, रिवर्स ओस्मोसिस, रिवर्स ओस्मोसिस बोलते हैं। फिटकरी का यूज होता है स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा पानी को स्वच्छ करना। पानी को शुद्ध किया जाता है निर्वलीकरण के द्वारा, उत्क्रम परासरण, क्लोरीन, फिटकरी के द्वारा। गोताखोर जो अपने पीठ पे लाद के ले जाते हैं सांस लेने के लिए, उसमें क्या होता है, हीलियम और ऑक्सीजन होता है। अमोनिया, अमोनिया का यूज जल में आसानी से घुलनशील होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस मतलब लाफिंग गैस या निश्चेतक के रूप में यूज होता है। जिनोन स्ट्रेंजर गैस है। हीलियम वायुयान के टायरों में यूज होता है इसका, और हीलियम गुब्बारे में गैस जो भरी जाती है वो भी हीलियम ही होता है। और वायुयान के टायरों में एक और हमने देखा नाइट्रोजन भी भरा जाता है, अगर नाइट्रोजन नहीं तो हीलियम भी भर सकते हैं। अमोनिया, अमोनिया जो है अश्रु गैस में भी यूज होता है, टीयर गैस में। लुईस क्षार होता है, ये बेस होता है और जल में आसानी से घुलनशील होता है। ब्रोमीन, ब्रोमीन पीड़ाहारी के रूप में यूज होता है। नीला तोथा, हमें अभी हम देखें CuSO4 5H2O को बोलते हैं, ये कॉपर सल्फेट है। कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH होता है। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। एप्सम सॉल्ट होता है मैग्नीशियम सॉल्ट। बेकिंग सॉल्ट कौन होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। सिल्वर ब्रोमाइड क्या करता है, कहाँ पे यूज होता है, फोटोग्राफी प्लेट पे। मस्टर्ड गैड एक रासायनिक आयुध में यूज होता है। मीथेन छापे खाने की स्याही बनाने में युक्त होता है। इथेफॉन कच्चे फलों को पकाने में। इथेनॉल, ये इथेनॉल है। ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के लिए। गैस वेल्डिंग में कौन सा यूज होता है, ये याद रखिएगा, तो ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन का यूज होता है गैस वेल्डिंग में। एथिल अल्कोहल शक्कर के किण्वन से निर्मित होता है, जो शुगर कैन निकलता है उससे ये क्या बनता है, एथिल अल्कोहल। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन क्या है, प्राकृतिक रबर का बहुलक है, नेचुरल रबर है और पेट्रोलियम के भंजक आसन से प्राप्त होता है। नाइलॉन है, आर्टिफिशियल पॉलीमर है, कृत्रिम बहुलक। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है और बुलेट प्रूफ में पॉलीकार्बोनेट थर्मोप्लास्टिक ये होता है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड अभी हमने देखा कि मांसपेशियों में जब थकान का अनुभव होता है तो मतलब वहाँ पे कौन सा एसिड जम रहा है, लैक्टिक एसिड के चलते थकान महसूस होता है। लैक्टिक एसिड दूध में भी होता है। एसिटिक एसिड सिरके में होता है। साइट्रिक एसिड नींबू में होता है। ब्यूटेरिक एसिड दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है। कार्बोनिक एसिड शीतल पेय एवं सोडा वाटर में होता है। मेलिक एसिड सेब में होता है। टाटारिक एसिड अंगूर बेकिंग पाउडर के निर्माण में यूज होता है। ऑक्जेलिक एसिड फोटोग्राफी सोडियम थायोसल्फेट सिल्वर ब्रोमाइड बनाने में यूज होता है। खानों में विस्फोट किससे होता है, मीथेन प्लस वायु के चलते खानों में विस्फोट होता है। RDX क्या होता है, साइक्लोनाइट बोलते हैं, हेक्सोगेन P4 बोलते हैं। ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन संख्या किसमें यूज होता है, जो भी पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम की क्वालिटी माप में, पेट्रोलियम की गुणवत्ता माप में ऑक्टेन नंबर का यूज होता है। किण्वन है, बायोगैस संयंत्र में प्रक्रिया है। ब्यूटेन LPG का मुख्य गैस जो होता है LPG में वो ब्यूटेन होता है। मरकेप्टेन, LPG का जब गैस से निकलता है तो एक दुर्गंध फैल जाती है, तो उसमें किसके चलते होता है, मरकेप्टेन। मरकेप्टेन मतलब गंधक होता है, गंधक किसमें होता है, सल्फर, सल्फर के चलते। कोल गैस किसको बोलते हैं, CH4 प्लस CO मीथेन रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 कोल गैस। वाटर गैस में क्या रहता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 होता है। CNG में क्या होता है, मीथेन प्लस CO2 होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको बोलते हैं। और गैसो हॉल में एथिल अल्कोहल होता है प्लस पेट्रोल होता है, तो इसको गैसो हॉल। कार के इंजन के लिए एंटी नॉकिंग के लिए क्या यूज करते हैं, लीड टेट्रा एथिल यूज होता है। एथिलीन ग्लाइकोल ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीन के लिए यूज होता है। फ्रेऑन ये घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त होता है। एनिमल चारकोल इसका कच्ची चीनी को रंग विहीन करता है। एस्प्रिन ये एंटीपायरेटिक होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड शांतिकारक औषधि है। एल्युमिनियम फॉस्फाइड कीटनाशक है। वनस्पति तेल साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। अपमार्जक ये शोधन अभिक्रिया करता है। नाइट्रोजन गेहूं की उचित हरितमत व उचित विकास के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है, इसलिए यूरिया गेहूं के खेतों में हम डालते हैं। अमोनियम सल्फेट ये मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। सबसे ज्यादा एसिड कौन बनाता है मृदा को, सॉइल को, अमोनियम सल्फेट। एमाइड यूरिया में नाइट्रोजन के रूप में, यूरिया में जो नाइट्रोजन रहता है वो एमाइड के रूप में होता है। CO2 यूरिया उर्वरक के उत्पादन में प्रयुक्त। एथिलीन एलिथ्रीन मच्छर, ये मच्छर को भगाने में यूज होता है। पाइरेथ्रम, पाइरेथ्रम जो है बनता है एलिथ्रीन से। पोटेशियम साइनाइड चूहे मारने का जहर जो होता है वो कौन सा है, पोटेशियम साइनाइड होता है। जिंक फॉस्फाइड या रोडेंटोसाइड होता है, ये जिंक फॉस्फाइड भी बनाने में काम आता है पोटेशियम साइनाइड। एल्युमिनियम फॉस्फाइड कीटनाशक होता है। क्रुक्स कांच ये पैराबैग्निक किरणों को अवशोषण की क्षमता रखना है, अल्ट्रावायलेट रे को ये रोकता है, तभी आप देखते हैं सनग्लासेस में कौन सा यूज होता है, कांच, क्रुक्स कांच यूज होता है। जिंक ऑक्साइड ये सब कुछ में यूज होता है। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो किसके कारण पानी निकलता है, तो ये परासरण के द्वारा निकलता है, ओस्मोसिस के चलते ये पानी निकलता है। शुष्क बर्फ किसे बोलते हैं, अभी हमने देखा ड्राई आइस, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का जो डेंसिटी होता है वो सबसे ज़्यादा कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ेगा या घटेगा, तो जो क्वथनांक होता है वो बढ़ेगा, जबकि हिमांक बिंदु जो होता है वो घटता है।
ये याद रखिएगा। जंग लगने से लोहे का भार, लोहे में जब जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, तो उसका जो भार होता है वो क्या है, बढ़ जाता है। वह धातु जो तेल में संग्रहित नहीं की जाती है, तो मैग्नीशियम तेल में संग्रहित नहीं किया जाता है। कॉपर व एल्युमिनियम धातुओं से क्या बनता है, विद्युत तार, जो वायर बनता है वो कॉपर और एल्युमिनियम मेटल से ही बनता है। वह पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान रहता है, तो जिप्सम में कैल्शियम रहता है, इसका क्या फॉर्मूला है, CaSO4.2H2O, तो इसमें कैल्शियम है। भविष्य का धातु मतलब फ्यूचर मेटल किसको बोलते हैं, एल्युमिनियम को बोलते हैं। कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है कौन, क्यूप्रिक ऑक्साइड। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, क्रोमियम मिलाते हैं। सबसे महंगी धातु कौन सी है, एड्रोनिल फ्लोरीन। पीच ब्लेंड किसका मुख्य स्रोत है, तो ये यूरेनियम का है। धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है वह है सोडियम, इसलिए सोडियम को आप देखते हैं ऑयल में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कठोरतम धातु कौन सा है, प्लेटिनम है। मूल तत्व है रेत। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु है सोना, ये इंपॉर्टेंट है। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोच्चम सुचालक कौन सा है, तो ये है चांदी है। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु कौन है, सोना है, स्वर्ण। और ऊष्मा का न्यूनतम संचालक है सीसा, ये याद रखिएगा। हीरा किसका अपर रूप है, कार्बन का। संगमरमर जो है कैल्शियम का है। बालू सिलिकॉन का है। और स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का यूज होता है। ये भी याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर अभी हमने देखा था कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। वह तत्व जो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। जो सरसों में तेल होता है खेतों में, तो उसमें ना सल्फर डाला जाता है, तभी उसमें तेल की मात्रा बढ़ती है, इसलिए सल्फर यूज होता है। प्राकृतिक गैस में सबसे मुख्य अवयव कौन सा होता है, अभी हमने देखा मीथेन होता है। और ड्राई आइस ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम देखें खट्टा दूध, खट्टे दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। सिरका एवं अचार में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल होता है। सोडा वाटर एवं अन्य शीतल पेय में कार्बोनिक एसिड होता है। और सेब में हमने देखा मेलिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड दूध में, यही एसिटिक एसिड सिरके में। साइट्रिक एसिड होता है नींबू में। और ब्यूटारिक एसिड होता है दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक तथा निकल होता है। ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर प्लस टीन होता है। तांबे की मात्रा अधिकतम किसमें होती है, कॉपर की, तो ये कांसा में, ब्रॉन्ज में ही सबसे ज़्यादा होता है। ये पूछा है पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर में एक घटक है जो तीनों में रहता है, कौन, कॉपर। तांबा तीनों में रहता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, क्रोमियम है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, क्रोमियम है। और जर्मन सिल्वर में चांदी कितना होता है, तो चांदी इसमें होता ही नहीं है, 0% होता है। ये हम देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम निकल आयरन है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है, कॉपर जिंक एंड निकल होता है, कॉपर जिंक एंड निकल। कांसा में कॉपर टिन, पीतल में कॉपर जिंक। मॉर्फिन क्या होता है, एनाल जेसिक होता है। सोडियम केरोसिन तेल में रखा जाता है। बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक होता है। और जर्मन सिल्वर मिश्र, ये फ्रेऑन प्रशीतक के रूप में यूज होता है। वाटर गैस हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। हम देखिए H2+CO वाटर गैस का मिश्र फॉर्मूला है। रॉकेट ईंधन में द्रव हाइड्रोजन का यूज होता है। और टाका में टीन तथा लेड का यूज होता है। अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड होता है, H2SO4 होता है प्लस HNO3 होते हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कौन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन परत का क्षरण कौन करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते होता है। हम देखें त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर होता है किसके चलते, तो अल्ट्रावायलेट रे के चलते होता है। साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, ये डेसिबल में नापा जाता है। जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के चलते हैं। और ओजोन छिद्र है, ओजोन होल, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते हैं। एसीटोन का यूज होता है नाखून पालिश, अपसारक में जो भी नाखून में कलर हम लगाते हैं उसको रिमूव करने के लिए एसीटोन का यूज होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये अग्निशामक में यूज होता है। हाइड्रोजन पैराऑक्साइड घावों की मरहम पट्टी में। और द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में काम करता है। सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा इसको बोलते हैं। कार्बन तंतु वायुयान, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। और डाइफ्लोरोमीथेन क्या है, प्रशीतक के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में केमिस्ट्री से रिलेटेड हमने देखा है, 1-2 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा।